नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे राजनीतिक सफर की कहानी सुनते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक ऐसा सफर जो सीधा सत्ता के शिखर तक पहुंचा। ये कहानी है भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो इस पद तक पहुंचेंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक किसान का बेटा जिसका कोई दूर दूर तक राजनीतिक परिवार से नाता नहीं था, वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? यही वो सवाल है जो हमें उनके इस अद्भुत सफर के बिल्कुल बीच में ले जाता है। तो इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए हम उनके सफर को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले गांव से राजनीति तक का उनका सफर, फिर एक यंग तुर्क यानी एक विद्रोही के रूप में उनकी पहचान, उसके बाद लोकतंत्र के लिए उनका जेल जाना, उनकी वो मशहूर भारत यात्रा और आखिर में कैसे वो अचानक प्रधानमंत्री बन गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और चंद्रशेखर की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। यही वो जगह थी जहां उनके विचारों की कह सकते हैं नींव रखी गई। साल था 1927। जिला बलिया का एक गांव इब्राहिमपट्टी। यहाँ एक मामूली किसान परिवार में चंद्रशेखर का जन्म हुआ। उन्होंने बचपन से ही संघर्ष और मेहनत को बहुत करीब से देखा था। उनका पूरा माहौल ही ऐसा था जहाँ हर चीज के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती। अब जब माहौल ऐसा था तो उन्होंने अपने आसपास क्या देखा? गांव की गरीबी, जमींदारी सिस्टम का अत्याचार, जात पात का भेदभाव और ऊपर से अंग्रेजों का शासन। ये सब देखते देखते ही वो बड़े हुए और बस यही अनुभव थे जिन्होंने उनके अंदर सोशलिस्ट यानी समाजवादी विचारों की आग जला दी और वो आग उनके साथ जिंदगी भर रही। तो गांव से शुरुआत हुई और सफर उन्हें ले पहुंचा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उस जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय राजनीति की नर्सरी माना जाता था। सोच सकते हैं वहां कैसा माहौल होगा। बस वहीं स्टूडेंट मूवमेंट्स और तेज तर्रार बहसों के बीच उनकी आवाज को वो बेधड़क अंदाज और साफ गोई मिली जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। अब यहाँ से उनके करियर का एक बहुत ही अजीब सा या कह लें अनोखा दौर शुरू होता है। एक ऐसा टाइम जहाँ वो सिस्टम का हिस्सा भी थे और सिस्टम के सबसे बड़े क्रिटिक भी। तो हुआ ये कि 1964 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन चंद्रशेखर चुप बैठने वालों में से कहाँ थे। बहुत जल्द ही उन्हें यंग तुर्क कहा जाने लगा। अब ये यंग तुर्क्स एक ग्रुप था कांग्रेस के अंदर ही जो पार्टी के पुराने नेताओं को चैलेंज करते थे और बड़े बड़े समाजवादी सुधारों की मांग करते थे। मतलब पार्टी के अंदर ही रहकर पार्टी को आईना दिखाते थे। और इन यंग टर्क्स का एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। उनका कहना था कि करप्शन से लड़ो, सत्ता को एक जगह से मत चलाओ, उसे बांटो यानी डिसेंट्रलाइज करो और एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल लाओ जो शहरों पर नहीं, गांव और गरीबों पर फोकस करे। और यहीं पर उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास दिखता है। जरा सोचिए इस बात को। एक तरफ तो वो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के थिंक टैंक का हिस्सा हैं और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी ही सरकार की पॉलिसीज की जोरदार आलोचना कर रहे हैं। कमाल है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उनके सिद्धांतों की असली परीक्षा होनी थी और इसने उन्हें भारतीय इतिहास के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। साल था 1975। ये वो साल था जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कर दी। अब सोचिए, वो अपनी ही पार्टी के एक सीनियर नेता थे, लेकिन जब लोकतंत्र पर हमला हुआ तो उन्होंने पार्टी नहीं, अपने सिद्धांत चुने। चंद्रशेखर ने समझौता करने से साफ मना कर दिया और इसका नतीजा, इमरजेंसी का विरोध करने के लिए जिन नेताओं को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया उनमें से एक वो थे। पर उनका संघर्ष जेल की दीवारों के अंदर भी रुका नहीं। वहीं उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी, एक कैदी की डायरी। इस डायरी में उन्होंने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र पर हो रहे हमलों की जमकर आलोचना की। ये इस बात का सबूत था कि उनका विश्वास कितना पक्का था। तो जब वो जेल से रिहा हुए, उसके बाद चंद्रशेखर ने कुछ ऐसा किया जिसने उनकी पॉलिटिकल इमेज को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा काम जिसने उन्हें सीधे भारत की आम जनता से जोड़ दिया। 4260 किलोमीटर। सोचिए, इतनी लंबी दूरी। ये दूरी थी उनकी मशहूर भारत यात्रा की और सबसे बड़ी बात, ये पूरा सफर उन्होंने पैदल तय किया।
लेकिन ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये एक मिशन था। मिशन था देश की ग्रासरूट्स रियलिटी, यानी जमीनी सच्चाई को समझने का। इसलिए वो भारत के सबसे नीचे कन्याकुमारी से चले और पैदल चलते चलते देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे। मकसद सिर्फ एक था, लोगों से मिलना, उनकी तकलीफों को सीधा उन्हीं से सुनना। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर। वो दौर जब पॉलिटिक्स की उलझी हुई गलियों ने उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचा दिया जिसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। देखिए, 1989 के बाद ना इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत उथल-पुथल वाला टाइम आया। वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट सरकार बनी, जिसमें चंद्रशेखर एक बड़े नेता थे। लेकिन जल्दी ही उनके और वीपी सिंह के बीच मतभेद शुरू हो गए। फिर मंडल और मंदिर जैसे मुद्दों पर सरकार में ऐसी खींचतान हुई कि आखिरकार वीपी सिंह की सरकार गिर गई। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम के बीच अचानक एक मौका पैदा हो गया। और अब विडंबना देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वो हमेशा बोलते रहे, उसी कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। ये इंडियन पॉलिटिक्स के अनप्रिडिक्टेबल नेचर का ना एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। एक आदमी जो जिंदगी भर विद्रोही रहा, वो आखिरकार देश के सबसे बड़े पद पर पहुंच गया। हाँ, उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उनकी कहानी एक किसान के बेटे की जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उसका सिर्फ अपने उसूलों और संघर्ष के दम पर देश के टॉप पोस्ट तक पहुंचना, ये सफर एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सवाल ये कि एक लोकतंत्र में आखिर क्या-क्या मुमकिन है।